अर्थशास्त्र प्रतिष्ठा के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मेरा आज का व्याख्यान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने किया था। रिकार्डो ने बतलाया है कि किसी भी देश के अंदर श्रम और पूंजी दोनों पूर्णतः गतिशील होते हैं। फलतः श्रम और पूंजी की इस गतिशीलता के कारण देश के अंदर विभिन्न व्यवसायों में लाभ के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही कारण है कि देश के उस भाग विशेष में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जिस वस्तु का उत्पादन व्यय श्रम के रूप में सबसे कम रहता है। लेकिन दो देशों के बीच व्यापार में ऐसी बात नहीं पाई जाती है, क्योंकि दो देशों के बीच प्रायः श्रम और पूंजी जहां अगतिशील होते हैं वहीं मजदूरी और लाभ की दर में भी विभिन्नता पाई जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रम के भौगोलिक विभाजन और उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन की लागत अलग अलग होती है। जलवायु, प्राकृतिक साधनों, भौगोलिक स्थिति और श्रम की कुशलता में अंतर होने के कारण एक देश किसी वस्तु का उत्पादन किसी दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत पर कर सकता है। रिकार्डो का मानना है कि एक देश के अंदर तो समान योग्यता एवं क्षमता वाले श्रमिकों को एक समान मजदूरी मिलती है, लेकिन अलग अलग देशों में उनकी मजदूरी एक समान नहीं होती है, क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक अगतिशील होते हैं। अतः प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसकी उत्पादन की तुलनात्मक लागत सबसे कम होती है। इसीलिए जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार करता है तो वह उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनमें उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत कम है, और उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत अधिक है। रिकार्डो के अनुसार यद्यपि कोई देश किसी दूसरे देश की अपेक्षा सभी वस्तुओं को कम श्रम व्यय में बना सकता है, तथापि वह उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करने से लाभान्वित होगा जिसके उत्पादन में दूसरे देश की अपेक्षा उसका तुलनात्मक लाभ सबसे अधिक हो, यानी तुलनात्मक हानि सबसे कम हो। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है और इसीलिए इस सिद्धांत को तुलनात्मक लागत का सिद्धांत कहते हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक और तुलनात्मक हानि न्यूनतम होगी। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ होगा और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक हानि कम से कम होगी। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो इस प्रकार है। पहला, केवल दो ही देश हैं। दूसरा, दोनों देश समरूप दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तीसरा, दोनों देशों की रुचियां समान हैं। चौथा, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है और सभी श्रम इकाइयां समरूप हैं। पांचवा, श्रम की पूर्ति अपरिवर्तित है। छठा, दोनों वस्तुओं की कीमतों को श्रम लागत निर्धारित करती है। सातवां, स्थिर लागत या प्रतिफल के नियम के अधीन वस्तुओं का व्यापार होता है। आठवां, दोनों देशों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। नौवां, प्रौद्योगिकी ज्ञान अपरिवर्तित रहती है। 10वां, उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर पूर्णतः गतिशील होते हैं, लेकिन दो देशों के बीच ये पूर्णतः गतिहीन होते हैं। 11वां, दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता है। 12वां, दोनों देशों के बीच व्यापार करने में कोई परिवहन लागत नहीं होती हैं। 13वां, दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः रोजगार में लगे होते हैं। और 14वां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूर्ण बाजार है जिसमें दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात समान है।
इन मान्यताओं के आधार पर ही रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है। इस सिद्धांत को हम एक उदाहरण द्वारा सुगमता से समझ सकते हैं। तालिका में भारत और इंग्लैंड दो देशों का दो वस्तुओं यथा कपड़ा और चीनी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाया गया है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यद्यपि इंग्लैंड की अपेक्षा भारत कपड़ा और चीनी दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कम श्रम व्यय से कर सकता है, तथापि इन दोनों देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से लाभदायक यह होगा कि भारत चीन के उत्पादन में और इंग्लैंड कपड़ा के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे, क्योंकि ऐसा करने से भारत चीनी का, जिसका उत्पादन व्यय 80 दिनों का श्रम है, इंग्लैंड के कपड़े से विनिमय कर सकता है, जिसके लिए भारत का उत्पादन व्यय 90 दिनों का श्रम होता है। इसी प्रकार इंग्लैंड भी अपने 100 दिनों के श्रम से इतनी ही चीनी प्राप्त कर सकता है, जिसके उत्पादन के लिए उसे 120 दिनों का श्रम व्यय करना पड़ता है। यही तुलनात्मक लागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, जिसे अर्थशास्त्री रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्त किया है। रिकार्डो ने इस संबंध में यह भी बताया है कि विदेशी विनिमय दरों की सीमाएं भी तुलनात्मक लागत द्वारा ही निर्धारित होती है। अर्थशास्त्री बेस्टेबल ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को एक अन्य उदाहरण से भी स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है। एक डॉक्टर अपने माली से बगीचे के काम में अधिक निपुण हो सकता है, किंतु डॉक्टरी में वह बगीचे के काम से अधिक निपुण है। अतः यदि वह अपना संपूर्ण समय डॉक्टरी में, जिसमें वह अधिक निपुण है, नहीं देगा तो उसे हानि होगी। ऐसी स्थिति में उसको सबसे अधिक लाभ तभी होगा जबकि सारे दिन वह माली के बदले डॉक्टरी का काम करता रहे। इसी प्रकार यदि एक देश दूसरे देश की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अधिक सस्ती दर से बना सकता हो, लेकिन उसके लिए सबसे अधिक लाभदायक यह होगा कि वह केवल उसी वस्तु के उत्पादन में लगा रहे जिसके उत्पादन में दूसरे देश की अपेक्षा उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है। दूसरी ओर कम योग्यता वाले देश के लिए भी यह लाभदायक होगा, क्योंकि वह केवल उसी वस्तु के उत्पादन में अपना समय लगाएगा जिसमें उसे तुलनात्मक हानि सबसे कम होगी। इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कभी दो देशों में किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन व्यय में श्रम के रूप में सापेक्षिक अंतर हो, तो प्रत्येक देश के लिए उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना लाभदायक होगा जिसके उत्पादन में उसका सापेक्षिक व्यय कम हो। अर्थशास्त्री वेनहम ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट किया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त हो तो प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्माण करेगा और निर्यात करेगा जिसमें उसके श्रम की सापेक्षिक कुशलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक अकुशलता सबसे कम है, और उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसके श्रम की सापेक्षिक अकुशलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक कुशलता सबसे कम है। रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में जे.एस. मिल ने कुछ आवश्यक संशोधन किया है। रिकार्डो ने यद्यपि यह बतलाया था कि किस सीमा तक विदेशी व्यापार लाभदायक रूप में संभव है, तथापि उन्होंने यह नहीं बतलाया कि उसी सीमा के अंदर दोनों देशों की दोनों वस्तुओं के बीच वास्तविक विनिमय की दर क्या होगी। अर्थशास्त्री मिल ने इस कमी को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्तुत कर इसका हल निकाला है। मिल ने मान लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार व्यय में तुलनात्मक अंतर है और उससे ही लाभ भी इसी कारण उत्पन्न होता है, लेकिन उन्होंने विनिमय की दर और लाभ की मात्रा के निर्धारण का स्पष्टीकरण किया है। मिल के अनुसार वस्तुओं के व्यापार की वास्तविक विनिमय दर तुलनात्मक लागत अनुपात की सीमा के अंतर्गत
एक देश की वस्तुओं की मांग के परिमाण और उसकी लोच पर निर्भर करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय की दर उनकी परस्परानुवर्ती मांग की मात्रा और लोच पर निर्भर करती है। भारत और इंग्लैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो उदाहरण दिया गया है उसमें वस्तु विनिमय की दर इंग्लैंड की अनुकूल होगी यदि इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुओं की मांग भारत में अधिक एवं प्रबल हो और भारत की बनी हुई वस्तुओं की मांग इंग्लैंड में कम या दुर्बल हो। और शास्त्री मिल के इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय मांग के समीकरण इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डिमांड कहते हैं। इसे परस्परानुवर्ती मांग का सिद्धांत थियोरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार जे.एस. मिल ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में संशोधन किया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में जो कमी थी उसे दूर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।